CIA इसे मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक कमोडिटी कहती है, लेकिन ये कमोडिटी तेल या नेचुरल गैस नहीं है, बल्कि यहाँ अमेरिकन स्पाई एजेंसी बात कर रही है पानी की, पीने के साफ पानी की। 27 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज ने दुनिया को एक नए सिक्योरिटी थ्रेट से इंट्रोड्यूस कराया। हेडलाइन थी ऑयल स्पिल ग्रोइंग रैपिडली हेड्स फॉर वाइटल सऊदी साइट्स। इस खबर से पहले दुनिया को शायद इतना अंदाजा ही नहीं था कि डीसॉल्टिंग प्लांट्स या फिर डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है और कैसे ऑयल स्पिल इस टेक्नोलॉजी को नाकारा बना सकता है और मिडिल ईस्ट में एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। इस खबर में एक्चुअली जिस वाक़े का जिक्र किया गया है वो पेश आया 1990-1991 की गल्फ वॉर के दौरान, जब इराकी फौजों ने जानबूझकर कुवैत की डीसैलिनेशन कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया, जिससे वहां पानी की सप्लाई को शदीद नुकसान पहुंचा। इराकी फौजों ने फिर ना सिर्फ प्लांट्स को डायरेक्ट निशाना बनाया, बल्कि जाते जाते लाखों बैरल्स क्रूड ऑयल जानबूझकर समंदर में बहा दिया। इससे दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल पैदा हुआ। ये ऑयल डीसैलिनेशन प्लांट्स के जो इनटेक पाइप्स है, यानी जहां से वो समंदर का पानी खींचते हैं साफ करने के लिए, उसमें जाकर फंस गया, जिससे जो बचे कुचे प्लांट्स थे वो भी पूरी तरह बर्बाद हो गए। नतीजतन कुवैत में पीने के पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और कई सालों तक कुवैत को अपनी वाटर नीड्स के लिए इंपोर्टेड वाटर पर डिपेंड करना पड़ा। शदीद बहरान के बाद ही गल्फ के ममालिक को ये एहसास हो गया कि उनकी जो पूरी इकॉनमी है और जो उनकी ज़िंदगी की डोर है वो सिर्फ चंद प्लांट से जुड़ी हुई है, और इसलिए किसी भी जंग या कॉन्फ्लिक्ट के पेश नज़र एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्लांट्स इंतहाई वल्नरेबल टारगेट माने जाते हैं। अब जबकि ईरान में जो छेड़ी गई जंग है उसको महीने से ऊपर हो चुका है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितनी देर ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा, जितनी जंग ये लंबी होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा इम्कान है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाए। इस वक्त ट्रंप का पागलपन तो उरूज पर है। ट्रंप ने खुलेआम ईरान को धमकी दी है कि अगर होर्मुज़ ना खोला तो वो क़यामत बर्पा कर देंगे और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाएंगे। इन रीसेंट डेवलपमेंट्स ने, इन रीसेंट अटैक्स हैं, उनने ये कंसर्न्स पैदा कर दिए हैं। इनफैक्ट कंसर्न्स तो पहले से ही थे, बल्कि उन कंसर्न्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अगर कशीदगी बढ़ती है तो ईरान के पास एक बड़ा ही खतरनाक हथियार है, और वो है वाटर वेपन। यानी कि गल्फ में मौजूद जो वाटर सिस्टम्स हैं, जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उन पर हमला करना, जो कि टेंस ऑफ मिलियंस लोगों को जो है वो पानी मुहैया करते हैं। ये है केशम आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में मौजूद एक ईरानियन आइलैंड, जो साइज में बहरीन से आप समझें कि तकरीबन 2 गुना बड़ा है। 3 शहरों और 70 गांव में यहाँ तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं, और ये सारी आबादी पीने के पानी के लिए वहाँ लगाए गए डीसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंड करती है। ईरान इजराइल यूएस जंग के दौरान एम्बेसीज को, अस्पतालों को, बेसिस को तो निशाना बनाया गया, लेकिन 7 मार्च 2026 को इसी आइलैंड पर मौजूद डीसैलिनेशन प्लांट पर अटैक होता है, जिसके बाद 30 ऐसे गांव थे जिनको पीने के साफ पानी का एक्सेस मुनक़ता हो जाता है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरागची, उन्होंने इस हमले का इल्ज़ाम यूएस पर लगाया, और इस हमले के बाद पूरे खित्ते में खिंचाव बढ़ सा गया। यूएस और इजराइल ने, ज़ाहिर है, दोनों ने ही इन इल्ज़ामात को जो है वो रद्द कर दिया, लेकिन फिर ठीक अगले ही दिन यानी 8 मार्च 2026 को बहरीन के एक डीसैलिनेशन प्लांट पर ड्रोन अटैक होता है और इल्ज़ाम ईरान पर आता है। और फिर कुछ दिनों बाद कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर भी हमला होता है, मगर इन दोनों अटैक्स, यानी कि जो बहरीन पर हुआ और जो कुवैत पर हुआ, उसको ईरान ने ये कहकर रद्द कर दिया कि इन अटैक्स के पीछे ईरान नहीं बल्कि इजराइल है। बहरहाल ये अटैक्स, ये सिलसिला ये जाहिर करता है कि अब जंग सिर्फ तेल की बंदिश तक महदूद नहीं है, बल्कि पानी की जंग में भी बदल सकती है। वैसे तो सालों अपनी सरजमीन यूएस बेसिस को देकर भी इन गल्फ ममालिक को कोई ख़ास प्रोटेक्शन तो हासिल नहीं हुई जब उनको ज़रूरत पड़ी, लेकिन अब सोचें ये खुश्क ज़मीन पर अगर पानी का भी अजाब आ जाए तो क्या ही होगा। डीसैलिनेशन प्लांट्स की अहमियत क्या है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि गल्फ में ये इतने अहम क्यों हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि डीसैलिनेशन प्लांट्स आखिर काम करते कैसे हैं।
ये प्लांट्स बेसिकली बुनियादी तौर पर समंदर के खारे पानी को, जो सॉल्टी वाटर होता है, उसको पीने के काबिल बनाते हैं। इसके साथ साथ ये साफ किया गया पानी खेती बाड़ी, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूँ समझ लीजिए कि गल्फ ममालिक के लिए साफ पानी मुहैया करने वाले ये प्लांट्स उनकी लाइफ लाइन है। इसके लिए दुनिया में 2 बड़े तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका जो है वो थर्मल प्रोसेस है, यानी पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ाया जाए कि वो स्टीम में बदल जाए। ये स्टीम बेसिकली साफ पानी होता है और जो नमकियात, इम्प्योरिटीज़ या गंदगी होती है वो पीछे रह जाती है और फिर इस स्टीम को दोबारा ठंडा करके पानी में बदल दिया जाता है ताकि इंसान इसे इस्तेमाल कर सके। दूसरा तरीका मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का है, जाली या पर्दे के जरिए, रिवर्स ऑस्मोसिस इसको कहते हैं, और ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यानी कि आसान अल्फाज में आप समझें कि पानी को बेसिकली छाना जाता है। जीसीसी के ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं अपने शहरों को साफ पानी मुहैया करने के लिए। आपने अक्सर सुना होगा गल्फ में पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा बिकता है। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, मगर है तो ये बात सच। दुनिया इन ममालिक को पेट्रो स्टेट्स कहती है, लेकिन एक्सपर्ट्स इनको क्या कहते हैं आप जानते हैं? एक्सपर्ट्स इनको कहते हैं सॉल्ट वाटर किंगडम्स। गल्फ रीजन में खुश्क मौसम और कम बारिशों की वजह से पानी की बहुत शदीद किल्लत है। इन ममालिक के पास साफ पानी का कोई और कुदरती जरिया यानी कि दरिया और लेक्स मौजूद नहीं है, लेकिन कुदरत ने इनको समंदर दिया है। ये अमीर ममालिक तेल से कमाया हुआ पैसा समंदर के पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एस्टिमेट के मुताबिक रफली 83% मिडिल ईस्ट की आबादी को शदीद पानी की कमी का सामना है। गल्फ रिसर्च सेंटर की एक 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड वाटर और डीसैलिनेटेड वाटर दोनों मिलकर इस रीजन के पानी के 90% ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अभी तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे ही दरिया, लेक्स और बेसिकली फ्रेश वाटर के तमाम ज़राए जो हैं वो सूखते चले जा रहे हैं और ओवर द इयर्स गल्फ में मौजूद ये 6 ममालिक का डीसैलिनेटेड पानी पर इन्हिसार बढ़ता चला जा रहा है। जीसीसी स्टेट जो है वो मिलकर तकरीबन 439 डीसैलिनेशन प्लांट से 5.75 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर हर साल प्रोड्यूस करती हैं। ये 6 स्टेट्स यानी कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई को मिलाकर 62 मिलियन लोगों को पानी मुहैया किया जाता है। अगर एक एक करके डिपेंडेंसी देखें तो कतर की डिपेंडेंसी 99% है इन प्लांट्स पर, जो कि ये ड्रिंकिंग वाटर हासिल करते हैं जहां से। 90% बहरीन की, 90% कुवैत की, 86% ओमान, 70% सऊदी अरेबिया और 42% यूएई की डिपेंडेंसी है इन प्लांट्स पर। अगर ये देखा जाए कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, तो ओवर द इयर्स गल्फ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इस डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत अहम रहा है। 1930s की दिहाई में जब यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ तो कुदरती पानी बहुत कम था और बढ़ती हुई आबादी, बिजनेसेस की ज़रूरियात को पूरा करना नामुमकिन था। लेकिन फिर 1970s के बाद से ऑयल मनी ने इन ममालिक को एक हल दिया और वो था डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। इन जीसीसी ममालिक में 1990 से 2022 के दरमियान एनुअल डीसैलिनेटेड वाटर प्रोडक्शन में 314% इजाफा देखा गया, यानी फ्रॉम 1.4 टू 5.9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ये साफ पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब नतीजतन अगर इन प्लांट्स को निशाना बनाया गया या इनमें कोई भी किसी भी किस्म का खलल डाला गया तो इस खित्ते की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और तरक्की सख्त खतरे में पड़ जाएगी। और माहिरीन का तो मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म में ये हमले नहीं रुकते तो फूड प्रोडक्शन भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। खित्ता पहले ही फूड इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वैसे इस वक्त दूसरे गल्फ ममालिक के मुकाबले में अगर हम देखें तो कतर और बहरीन और इनफैक्ट कुवैत को ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा वनरेबल हैं। और इसकी वजह ये है कि उनके पास इमरजेंसी के लिए बड़े रेजर्वायर्स यानी कि स्टोरेज की सलाहियत भी बहुत कम है। अगर जंग या किसी हमले में डीसैलिनेशन प्लांट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएं तो गल्फ के बड़े शहर चंद ही दिनों में रहने के काबिल नहीं रहेंगे और एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी देखा जा सकता है, क्योंकि पीने के पानी के बगैर लोग उन जगहों को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी वाटर ड्रिवन माइग्रेशन भी पैदा हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिलियंस की आबादी चंद हफ्तों में दूसरे ममालिक का रुख करेगी।
ये सिलसिला न सिर्फ पूरे खित्ते में केओस फैलाएगा बल्कि दुनिया भर में एक नया और खौफनाक रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा कर देगा। वैसे तो जिनीवा कन्वेंशन अगर आप देखें तो उसके मुताबिक जंग के दौरान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना एक वॉर क्राइम समझा जाता है, लेकिन इस किस्म के अटैक्स एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं। यूएस का ईरान के वाटर प्लांट्स पर अटैक करना इतना नुकसानदेह नहीं होगा जितना नुकसान इन गल्फ कंट्रीज को होगा अगर ईरान टिट फॉर टैट करता है। जैसा कि जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट की ही मैं आपको मिसाल देती हूँ। सऊदी अरेबिया के पर्शियन गल्फ कोस्ट पर वाक़े ये जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट रियाद को तकरीबन 500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सिस्टम के जरिए उसके पीने के पानी के 90% से ज़्यादा हिस्सा सप्लाई करता है। 2008 का एक मेमो जो यूएस एम्बेसी ने सऊदी अरेबिया में लिखा था और जो फिर विकीलीक्स ने रिलीज़ किया, वो क्या कहता है? वो कहता है कि रियाद को एक हफ्ते के अंदर इवैक्यूएट करना पड़ सकता है अगर डिसैलिनेशन प्लांट या उसकी पाइपलाइंस या मुतल्लिका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को सीरियस नुकसान पहुंच जाए या वो तबाह हो जाए। इससे आप इस मसले की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये ना भूलें कि ईरान इस वक्त जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी बका के लिए लड़ रहा है। वो अमेरिका पर डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकता, लेकिन दो चीज़ें उनके बस में हैं। एक, गल्फ कंट्रीज़ को अटैक करना जो कि यूएस की सदियों से एलाइज हैं, और दूसरा, ग्लोबल इकॉनमी को हिला कर रख देना। क्या इस जंग में यूएस इस कदर आगे बढ़ सकता है कि इन गल्फ कंट्रीज़ की लाइफ यानी कि ये वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी खतरे में डाल देगा?